Business is all about giving the solution to the society about their problems. Yes. गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इसकी फीस भी इतनी बड़ी बड़ी सर होगी। फीस तो 30-30 लाख रुपए, तो कैसे जाएगा सर? गरीब का बच्चा कहां से पढ़ेगा? बिजनेस करने से पहले सोचना ज्यादा जरूरी है। आप पकोड़े बना सकते हैं। तो पकोड़े को सिग्निफाई नहीं कर रहा था, वो आपको रूट लेवल पे भी बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं उसको बता रहे थे। हाँ जी, राम राम जी, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिफाइड मुनीम। मैं आपका दोस्त कुणाल कथुरिया, स्टार्टअप का असली साथी, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे सरकार, कैसे हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को लेके, एंटरप्रेन्योर को लेके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या स्कीम्स है वो लेके आती है। लेकिन स्टार्टअप का जो मेन हमारा बीज है वो कहां पे डलता है? वो हमारे स्कूल में डलता है, वो हमारे कॉलेजेस में डलता है कि हमारी स्टडी उस समय हमें सरकार किस ढंग से हेल्प कर रही होती है। आज वो चैप्टर हमारे सामने डिटेल्स में बताएंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है डॉक्टर मोहन ठकराल जी, जो एक जाने माने इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी है और साथ में एन अकेडमी के डायरेक्टर भी है। इन्होंने बहुत से बच्चों का एक करियर पाथ सेट किया है, जो हमारे आगे एमबीए में, जो आगे बहुत सारे कोर्सेज में आगे जाना चाहते हैं, तो उसमें डिटेल्स में एक बार जानेंगे। उससे पहले हम ठकराल जी के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो सर, वेलकम है आपका इस YouTube चैनल में। नमस्कार जी। तो अपने बारे में सर एक बार हमारी जनता को बताइए कि आप क्या क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और कितने टाइम से इस फील्ड में है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे यंग लोगों की जो इस तरह के लाइव मुद्दों को उठाए, उनकी बहुत जरूरत है। क्योंकि हम ऐसी स्टेज पे हैं जिसमें बच्चों को इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है, और आप जैसे बंदे यूथ के लिए एक एग्जाम्पल हैं कि वो नई नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए नए मुद्दों के साथ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स दूंगा आपको भी और आपकी टीम क्वालिफाइड मुनीम को भी कि उन्होंने मेरे को मौका दिया आपसे रूबरू होने का। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी जर्नी भी कुछ घूमते फिरते रही है। जैसे किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उसने क्या शुरू में करना है। मैं एक साइंस ग्रेजुएट रहा। ओके। उसके बाद बीएससी मैंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2006 में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन था कि एमबीए बहुत स्कोप पे है। बिल्कुल। तो हमने फिर एमबीए का प्रिपरेशन किया। एक साइंस का स्टूडेंट एमबीए में कूद पड़ा, और जब मैं अपने एमबीए के लिए गया तो सब कुछ ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि जहां में केमिकल रिएक्शन पढ़ते थे वहां डेबिट क्रेडिट में हमारी केमिकल रिएक्शन से भी ज्यादा डिफिकल्टी दी हमें। उसके बाद फिर एमबीए करने के बाद वहां एक भगवान के आशीर्वाद से, कुछ गाइडेंस से हमने अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए किया। मैंने एमबीए अपने आईबीएस हैदराबाद से किया, टेक्वाई बिजनेस स्कूल हैदराबाद। वेरी गुड। जहां मेरे को एक ओरिएंटेशन मिला कि बिजनेस को करने से पहले सोचा कैसे जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स में। आप मेरे स्टार्टअप के लोन्स वगैरह का आपको मेरे से ज्यादा आइडिया होगा। मोदी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप पे, 70 लाख तक के लोन, तो वो आपको आइडिया जनरेशन के लिए ही दे रही है। एग्जैक्टली। तो आइडिया जनरेशन होता कैसे है, कैसे उस तरह की हम सोच को पकड़ सकते हैं कि हमारे अंदर आइडिया है। कई बार हम कहते हैं कि ये बंदा तो दिमाग, इसको गॉड गिफ्टेड दिमाग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस चीज की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप उस चीज को सोचने लग जाते हैं, आप उस चीज को अपने एटीट्यूड में, अपनी लाइफस्टाइल में लाने लग जाते हैं। तो बिजनेस में मैं कहूंगा, वहां पे जब मैंने 2 साल अपने एमबीए के बिताए हैदराबाद में, तो एक बिजनेस के नए नजरिए का, हम बिजनेस आज तक पहले सोचते थे ये पैसा कमाने के लिए है। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन वहां जाके जब पहला मेरा एथिक्स का लेक्चर था, वहां पता लगा ये बच्चे बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं इंडिया से। अगर हमारा यूथ पकोड़े बना के इकोनॉमी में पैसा ला सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो मैं कहूंगा पकोड़े बने। बिजनेस इज ऑल about giving the solution to the society about their problems. Yes. If we can give solution to the society, then it means
we are serving to the society, and in that process we can earn money also. Yes. So the first objective is that to identify the problems, which problems we can sort out. तो वहां से आइडिया आया कि आप अपने एनवायरनमेंट को रेगुलर स्कैन करते रहें, ताकि आपको पता लगे कि रोजमर्रा में हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां से एक आइडिया लगता है कि जिससे हम अपनी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। एमबीए में एक बिजनेस का आप कह सकते हैं कि रुझान आने के बाद फिर एक अंदर क्यूरियोसिटी और गई कि और डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स थे, नंबर सिस्टम से थोड़ा डर लगता था। हाँ जी। और आप जैसे सीएस हमेशा से हमें बहुत ज्यादा टक्कर देते हुए आए हैं। हम एमबीए फाइनेंस के सबसे बड़े यू कैन से दैट इंस्पायर करने वाले लोग, हमको कंपटीशन देने वाले लोग आप सीएस हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एजुकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो मैंने डॉक्टरेट किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। बहुत बढ़िया। और मेरा जो पीएचडी का रिसर्च टॉपिक भी रहा वो स्टॉक मार्केट में भी रहा। अच्छा। तो उससे भी कहीं ना कहीं नई चीजें सीखने को मिली, मार्केट कैसे चलती है। तो एक नजरिया आया कि बिजनेस करने से पहले सोचना ज्यादा जरूरी है। सोचना, हमें अपने स्टूडेंट की डायरेक्शन, हमारे माइंडसेट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में हमें उसे भेजना पड़ेगा कि वो समझे कि बिजनेस सोचा कैसे जाता है। पीएचडी करने के बाद फिर मैंने विभिन्न कॉलेजेस के साथ कुछ अपना समय बिताया। अभी भी मैं पानीपत के बहुत अच्छे संस्थान पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ। वहां मैं एमबीए स्टूडेंट्स को ही टीच कर रहा हूँ, और हमारे वहां मैनेजमेंट के काम करने के नजरिए से भी मेरे को कुछ सीखने को मिला कि वो कैसे आजकल के जनरेशंस के लिए नए नए ऑप्शंस लेके आ रहे हैं जी। उन्होंने भी पानीपत वाली फील्ड में सबसे पहले नई इनोवेटिव कोर्सेज को शुरू किया, जो पानीपत के लिए अपनी एक नई पहल है। तो बात वही आ जाती है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो जी। हमारे तायल साहब ने भी आइडेंटिफाई किया और उन्होंने नए नए कोर्सेज को लेके आए। तो पीएचडी करने के बाद मेरे को ये लगा कि हम बच्चों को उस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना शुरू करें कि शुरुआत के दिनों में ही उनका दिमाग उस तरह सोचने लग जाए कि वो डाउन द लाइन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो हमने अपनी एकेडमी शुरू की, दैट इज एन एकेडमी। बिल्कुल। वी आर ट्रेनिंग द कॉमर्स स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। इन एडिशन टू दैट वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्दर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके। हम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके। ताकि बच्चे को, अक्सर जब हम छोटे होते थे हमें बस ये कहा जाता था 10th कीजिए, आगे कुछ नहीं करना, 11th कीजिए, फिर कुछ नहीं करना। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद पता चला अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन जब हम तब सोचने लगे तब हमारे पास समय बहुत कम था। बहुत समय कम था। इट वाज सो लेस टाइम, कुणाल साहब, आई विल टेल यू दैट इन 1 year वी हैड टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल। रीजन बीइंग आवर अवेयरनेस वाज नॉट ऑफ दैट लेवल। हमें उस तरह का अवेयरनेस नहीं था कि शुरू से हमने चीजें को किया हो। उस 1-1.5 साल में इतने एफर्ट्स देने पड़े जो एक नॉर्मल प्रोसेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो तब से कहीं ना कहीं माइंड में आया कि बच्चों को हम धीरे धीरे 10th लेवल पे, 11th लेवल पे ही अवेयर करें, ताकि ये सर प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चे उसको जब 12th के बाद करने की कोशिश करते हैं तो शॉर्ट टाइम स्पेन होने के कारण वो कर नहीं पाते। तो इसी चीज को सोच के मैं अपनी वाइफ के साथ जो एन एकेडमी को सुचारू रूप से जैसे पूरा समय दे रही है अपना, मैं तो उनका थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूं, लेकिन वो इस चीज में काफी तल्लीनता से लगे हुए हैं काफी सालों से। 2008 से हम इसी फील्ड में हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर भी हमारे 3-4 बच्चे आईएम्स में गए, जिसकी मैं आपको डिटेल में दूंगा। 12th के बाद सर जब नॉर्मल बच्चा सोचना भी शुरू नहीं करता, तब वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में गए जहां से उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत के ऐसे संस्थान हैं जिसमें बिजनेस को कैसे A to Z क्लोज करना है, सोचना कैसे है, उसको चलाना कैसे है, सब इसी चीज का ट्रेनिंग होता है। जी। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के पास सोसाइटी के कंपैरिजन में और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाती है कि वो बिजनेस में बहुत अच्छे से
अपने आप को जा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और आप किसी भी बड़े बड़े संस्थाओं के नाम को सुनिए, आप अपनी पेप्सी, कोक का नाम देखिए, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इनका नाम देखिए, ये सब इसमें मोर देन 90% स्टूडेंट्स आईएम्स बैकग्राउंड से। जी। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चे को 11 बेसिकली कुणाल साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 11th-12th के बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उनके नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। उसके साथ साथ जो एक फील हुआ, जो मेरे को एक कमी महसूस हुई, पानीपत में हम 1 जनवरी 2020 को यहाँ पे आए जी। उससे पहले मैं जयपुर में कार्यरत था। ठीक है। उससे पहले मैंने मुंबई में काम किया, हैदराबाद में काम किया, गुड़गांव में काम किया। पारिवारिक कारणों की वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। फैमिली, आई एम द ओनली सन इन माय फैमिली, तो मेरे को फैमिली में यहाँ शिफ्ट करना पड़ा खुद को। जो मैंने महसूस किया, हमारे जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, वो भी और मेट्रो सिटीज के स्टूडेंट्स की तरह एक अच्छे करियर को ले सकते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस दे आर नॉट एबल टू डू गुड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। जी। तो हमने सोचा कि कुछ हम ऐसी कोशिश करें और हमें उसका रिजल्ट भी मिला। लास्ट टाइम जैसे आपको बताया, हमने 2-3 स्टूडेंट आईएम्स में गए, दिल्ली की अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए। आज भी उनके पेरेंट्स के फोन आते हैं कि हम 11th-12th के बाद नो डाउट हम ये सब चीजें सोचते, क्योंकि 11वीं में 12वीं में जब आपका बच्चा है तो आपके माइंड में ये होता है कि अभी बच्चा है, कर लेगा, लेकिन यही वो समय है जिसमें वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले सकता है, मोल्ड करने की नीड है। बिल्कुल। उस टाइम वो अपनी सोच को किसी भी डायरेक्शन में बड़ा कर सकता है। तो वही एक समय है जो बच्चे को एक मजबूत नींव की तरफ आगे बढ़ाता है। तो सर, जैसे आपने मुझे बताया, हमें बताया कि हमारी जनता को कि किस ढंग से मोदी सरकार जो है अलग अलग माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू या हमारे पास कई स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है, जैसे फंडिंग का भी आपने बताया जिसमें ग्रांट भी है और हमारे पास एज एन अनसिक्योर्ड लोन भी है। तो सर, हम जब आइडिया जनरेशन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला जो मुद्दा है वो आइडिया जनरेशन है कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी सॉल्यूशन हो सकती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या है जो हमारी बच्चों को हेल्प करे एंटरप्रेन्योरशिप की साइड लेके जाने के लिए? सर, सबसे पहले आपने जैसे मोदी जी की बात की, एक उनका मतलब उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया था कि आप पकोड़े बना सकते हैं, वो बहुत फेमस हुआ, लोगों ने कहीं उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जी। तो सर मैं ये कहूंगा वो पकोड़े को सिग्निफाई नहीं कर रहा था, वो आपको रूट लेवल पे भी बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं उसको बता रहे थे जी। आप स्विगी पकोड़े नहीं बना रहा तो क्या कर रहे हैं, जोमेटो पकोड़े नहीं बना रहा तो क्या कर रहे हैं, ये एमबीए चाय वाला, चलो उसके लिए अब कुछ रूमर्स है, लेकिन एक इतना बड़ा बिजनेस मॉडल, ये स्टारबक्स, द कॉस्टलिस्ट ब्रांड इन कॉफी, दे आर नॉट सर्विंग अदर देन टी एंड कॉफी बॉस, दे आर अर्निंग सो hefty amount of money by small ideas। तो मैं मोदी जी की बात करूंगा, ये जो क्रिटिसाइज करने के लिए हम मतलब कई लोगों ने कह दिया कि पकोड़े बनाएंगे अब हमारा यूथ, अगर हमारा यूथ पकोड़े बना के इकोनॉमी में पैसा ला सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो मैं कहूंगा पकोड़े बने, पकोड़े तले भी जाए, बने भी जाए और पकोड़े खिलाए भी जाए, क्योंकि आज कोई भी, अगर हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए धक्के खा रहे हैं। अब मोदी जी की दूसरी पहल स्टार्टअप, अभी कुछ दिनों पहले मेरे कॉलेज में ही मेरा सेशन था स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर, आई वाज प्रिपेयरिंग द लेक्चर एंड आई वाज अमेज्ड विद द, यू कैन से दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, दे आर गिविंग 70 lakhs जस्ट फॉर आइडिया जनरेशन। यस, कि आपके बस माइंड में एक थॉट है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर आप उस थॉट को टेबल पे एक क्लोज आइडिया दे सकते हो, उसके लिए गवर्नमेंट आपको 70 लाख रुपीस दे रही है। आप पीएलआई स्कीम की बात करें, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये मोदी गवर्नमेंट बिजनेस के लिए प्रमोट कर रही है। तो अब दूसरी बात आती है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा दे रही है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आपकी, कि हम अपने बच्चों को इनिशियल लेवल पे ही ऐसी ट्रेनिंग दे कि उनसे आइडिया जनरेशन की बात करें। आज हम और कोर्सेज की बात नहीं करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करूंगा मैं इसमें। 12th के बाद आईपी मैट नाम का एक एग्जाम होता है जो आईएम्स कंडक्ट करवाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट
कोर्सेस, ओके। वो मैनेजमेंट के कोर्सेस करवा रहे हैं सर। सर आज से अभी तक भी वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड डिग्री नहीं देते, क्योंकि वो उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस के लिए किसी आप एक पर्टिकुलर फील्ड तक लिमिटेड नहीं हो सकते। तो वो अपना पीजीडीबीएम यानी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देते हैं, और उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बेस पे बच्चों को 1-1 करोड़ का पैकेज मिलता है। आए दिन हमारे न्यूज में आता रहता है कि अहमदाबाद का पैकेज 2 करोड़ का, इंदौर का 1 करोड़ का, तो ये आए दिन न्यूज आती रहती है एक सर्टिफिकेशन के बेस पे। तो कुछ तो उनके सोचने के नजरिए में, कुछ उनकी ट्रेनिंग में कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि स्टूडेंट्स इतने अच्छे पैकेज को ले रहे। अब उनके सोचने में क्या बात है सर, वो आपको एमबीए बीबीए, ये बेसिकली, क्योंकि आज हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बीबीए एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो बिजनेस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल। अब बात करें बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं आप सीए लोग या फिर हम एमबीए फाइनेंस के लोग या फिर एक नॉर्मल पब्लिक ये सोचते हैं इसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स ऐसा चीजें आते हैं। लेकिन आप जान के हैरान हो गए सर, हमारी पिछले साल की एक स्टूडेंट मानवी मनुजा, जो अभी IIM रांची में अपना कोर्स कर रही है, ओके, उन्होंने जब मेरे से सिलेबस शेयर किया तो उनके पास फिजिक्स के सब्जेक्ट थे, अच्छा, ड्रामा के सब्जेक्ट थे, सोशल साइंस के सब्जेक्ट थे, इन एमबीए, इन बीबीए में, इन बीबीए। और आप ये प्रोग्राम देख ही रहे हैं सब लोग, आप IIM रांची की साइट पे जाके उसका सिलेबस भी देख सकते हैं। तो सर उनका सोचने का नजरिया ये है कि बिजनेस में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, तो आप किसी भी चीज को पढ़ के सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो उनका सिलेबस किसी फील्ड स्पेसिफिक होने की बजाय आपके माइंड को सोचने का ताकत देने के लिए काम करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाला गया है। अभी मैं आपको वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ही आ रहा हूं। ये चीजें IIM कब से करता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारी मोदी गवर्नमेंट ने, मैं थैंक्स बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मोदी साहब का सपोर्टर हूं बॉस, हो सकता है कई दिखते भी हुई, लेकिन ये जो 10 साल से 20 साल से IIMs करते हुए आ रहे थे, अब मोदी जी ने इसे बड़े ही रूट लेवल पे हमारे इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में डाला कि एक अकाउंट्स का स्टूडेंट फिजिक्स भी पढ़ सकता है, ओके, एक साइंस का स्टूडेंट म्यूजिक भी पढ़ सकता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि, या फिर साइंस का मतलब ये नहीं है कि उसे एक ऐसा बच्चा पढ़ रहा है जिसको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़। तो IIM वाली थॉट जो है वो सर समझिए स्कूल में लेके आ गए, स्कूल में लेके आ गए। ओके, उन्होंने, अब पहले हमारा जो डेवलपमेंट चार्ट था वो 10+2 में बटा हुआ था, बिल्कुल, यानी 10 साल आपकी 10वीं तक के, 10th तक के, और 2 साल 11th 12th के। अब उन्होंने इसे 5+3+3+4 पॉलिसीज में कन्वर्ट किया। शुरू में 5 इयर्स बच्चा आंगनवाड़ी की हेल्प से, बच्चा ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है इसकी हेल्प से अपने आप को ग्रूम करेगा। फिर 3 इयर्स 3rd 4th 5th, फिर 3 इयर्स 6th 7th 8th, फिर 4 इयर्स 9th 10th 11th 12th। जो ये शुरू में 5 साल बच्चे को आंगनवाड़ी का, बच्चे को ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो एक्सपोजर मिल रहा है, सर वो अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अवेयर होगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे गुण आएंगे जिससे हमारा रूट, हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो उन्होंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ साइंस को जोड़ दिया, साइंस के स्टूडेंट्स के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट जोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को सोचने का नजरिया प्रदान करते हैं। तो सर मेरे ब्राइट स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है, पर जो इसका नहीं है ब्राइट, तो उसके लिए ये खिचड़ी पकाने का काम तो नहीं हो जाएगा सर? कहीं कंपलसरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ओके, आप सर देखिए ना, एक साइंस का स्टूडेंट, कितने स्टार्टअप ऐसे हैं जो साइंस के स्टूडेंट करते हैं। एग्जैक्टली, उनमें ऐसा आतुरता होता है कि वी शुड नो अकाउंट्स, तो वो अकाउंट्स को ले सकते हैं। जी सर, अब देखिए कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। सर ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, मैं ये कहूंगा ये वेल टेस्टेड स्ट्रेटेजी है विच दे हैव इनकलकेटेड नाउ। इट शुड हैव बीन इन आवर सिलेबस मच अर्लियर देन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, जब IIMs पिछले कितने सालों से इस तरह की अप्रोच पे चल के हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सर IIMs हमारे क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट के CEOs हैं, जो हमारे गूगल के CEO, सब इंडियंस हैं, और वो इसी तरह के, हमारी इंदिरा नूई जी
सब इंडियंस हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आयम्स का एक्सपोजर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये एक वेल टेस्टेड अप्रोच है जिसको हमने अपने रूट लेवल पे भी डाला है। ठीक है, ठीक है सर। मैं आपकी बात समझ गया कि ये किस ढंग से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाके बेस लेवल से कैसे डेवलप किया जा रहा है। तो अब इसके अंदर एंट्रेंस कैसे किया जाए, इसमें एंटर कैसे किया जाए? क्या इसमें कुछ ऐसी छुपी हुई चीज तो नहीं है जो हमें बच्चों को छुपाई जा रही हो प्लस टू के लेवल पे या आगे लेवल पे, जो तंग कर सके? सर इसमें एक छुपी हुई चीज जरूर है कि अगर आप इतने देखिए सर, अगर हमने कोई बड़ी जंग लड़नी है ना सर, उसके लिए तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप अपने आप में, अपने बिहेवियर में एक सिंसेरिटी का, एक ऑनेस्टी का, डिसिप्लिन अगर क्रिएट कर सकते हैं तो कुछ छुपा हुआ नहीं है सर जी। अगर ये नहीं, आजकल देखिए, मैं यहां पे मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाता है तो मेरे को उसके लिए क्षमा कीजिएगा। कई इंस्टीट्यूशंस बच्चों को बहुत भ्रमित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो बच्चों को आजकल, क्योंकि 12th के बाद अगर आपको कहीं भी अच्छी जगह एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस बेस्ड प्रिपरेशंस के लिए जाना पड़ेगा। जी। अगर आप 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET, IPMAT, SCT इस तरह के टेस्ट को क्रैक करना पड़ेगा। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस बच्चों को ये बोल के कि 12th को आजकल कोई नहीं पूछता, इस वजह से वो कहीं ना कहीं नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले लेते हैं सर, और फिर इसी चीज पे लगे रहते हैं सर। ये बहुत, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक दो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि बच्चा स्कूल छोड़ के इस तरह की कोचिंग्स पे जाता है, 2 दिन कोचिंग होने के बाद वो 5 दिन खाली होता है जी, और वो प्रिपरेशंस करने की बजाय और चीजों में खुद को इन्वॉल्व कर देता है, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं, अगर उन्हें सक्सेस ना मिले, डिप्रेशन, गलत हैबिट्स, इस चीज का शिकार हो जाते हैं। सर ये सब मिथ है। अगर कोई बच्चा स्कूल में अच्छा करेगा तो ही इस चीज में अच्छा करेगा जी। अगर ये मिथ है कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, अगर वो स्कूल में अपने नॉर्मल एजुकेशन में परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो इसमें भी नहीं कर पाएगा। तो ये सोच को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा सर। बड़े बड़े, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े कोचिंग अकेडमीज हैं, एडवर्टीजमेंट पे सर ये नॉन अटेंडिंग में करके बच्चों को कैसे, क्योंकि सर सोशल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है जी, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है जी। हमें अपने टीचर से अगर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम उनकी डांट नहीं खाएंगे, हमें पेशेंस डेवलप नहीं होगा। हम चलो, हमने नॉन अटेंडिंग करके अच्छी जगह एडमिशन ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लाइफ में इतना बड़ा गलती कर बैठेंगे क्योंकि हमारे में इमोशनल क्वेश्चन डेवलप नहीं हुआ, हमारे में सोशल इंटरेक्शन डेवलप नहीं हुई। तो स्कूल, मैं अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी बच्चे का स्कूल नॉन अटेंडिंग ना करवाया जाए जी। अगर कोई डिसिप्लिन स्टूडेंट अपने शेड्यूल को मैनेज कर लेगा तो वो सब कुछ कर लेगा। और सर अगर वो 12th में अच्छा करेगा तो वो आगे अच्छा करेगा, अगर वो 12th में ही अच्छा नहीं कर पाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। इट्स फैक्ट। बिल्कुल। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के चक्कर में आके ये बिल्कुल भी ना करें। डोंट प्ले विद द करियर ऑफ योर बॉट्स। अगर उनका बहुत बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता, अगर उन्होंने स्कूलिंग सीरियसनेस से की है तो एक छोटा ऑप्शन लेके वो कल को आगे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एंट्रेंस से उन्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, स्कूल में उनका फाउंडेशन बिल्कुल वीक है, तो वो अपने आप को ऐसा लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करें सब पेरेंट्स। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। उसका सपना टूटा, वो कभी सुसाइड की साइड या इस साइड बच्चा, क्योंकि उस समय तो कुछ कोटा की न्यूज आपके पास आई थी। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को एक अच्छे टारगेट के लिए सेट करें जी, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस टारगेट के साथ साथ आप अगर बच्चा उसमें नहीं परफॉर्म कर पाता, आपके पास इतने ऑप्शंस होने चाहिए कि आप सोच ही ना पाओ कि कुछ गलत हो सकता है जी। तो हम क्या करते हैं सर, हम 5 दिन अपनी रेगुलर क्लासेस लेते हैं जी, 2 दिन हम बच्चों को उनकी प्रिपरेशंस करवाते हैं, जो हर जगह यही होता है। ओके। उसके साथ साथ सर हम उनके साथ लगे रहते हैं, ठीक है, कि आप धीरे धीरे अपने काम को भी करें। रेगुलर क्लासेस यानी 11th 12th का, 11th 12th, क्योंकि आज बिजनेस के 11th 12th की बात कर रहे हैं सर। हम 5 डेज उनका रेगुलर क्लासेस लेते हैं। सैटरडे संडे को हम उन बच्चों का CUET, IPMAT, ओनली मैं उन कोर्सेज की बात उन चीजों की बात कर रहा हूं जिनका ज्यादा रुझान बिजनेस की तरफ। तो ये एंट्रेंस में सर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इस एंट्रेंस में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपकी इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जो SSC UPSC वगैरह में होते हैं, ये वही सेम। हाँ,
सर एक मजे की और बात बताता हूं, जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने बहुत भ्रम फैला रखा है, वो जिस चीज की आपको प्रिपरेशंस करवा रहे हैं उस कोर्स को सबसे बेहतरीन बना देते हैं। एग्जैक्टली कि ये करो, आजकल इसका डिमांड है। सर आप मेरे को बताइए, जिसने सीए ईमानदारी से किया है, कब सीए ने पैसा नहीं कमाया? अगर ईमानदारी से किया तो स्किल है उसकी, वो पैसा कमा लेगा। हाँ तो सर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसने अपनी इंटर्नशिप अच्छे से की है, अगर उसने अपनी आर्टिकलशिप अच्छे से किया है, तो वो पैसा कमा लेगा। अब जैसे कई बार आप कहते हैं कि डमी इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, तो अगर वो डमी कर रहे हैं तो उनके पास एक्सपोजर नहीं होगा। तो सर सीए भी कमा रहे हैं। कौन सा ऐसा इंजीनियर है जो पैसा नहीं कमा रहा हो? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो पैसा नहीं कमा रहा? कौन सा ऐसा अकाउंटेंट है जो पैसा नहीं कमा रहा? तो सर ये कोर्स स्पेसिफिक आपकी सक्सेस नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने काम को धर्म नहीं माना उस समय। अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करें, ऑल्दो हम बीबीए एमबीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से कीजिए। आपको ऐसा कभी भी होगा ही नहीं कि आपके कोर्स का डाउनफॉल आएगा या फिर आपके इंडस्ट्री में डाउनफॉल आएगा। सर आईटी की हम रिसेशन की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने अच्छे से किया हुआ है सर, दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो 12th के बाद कई बार आपको जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कई कोर्सेज करवाती है, बीबीए करवाती है, बीएमएस करवाती है, और उन्होंने अपनी फील्ड्स बना रखी हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। आप किसी अच्छे कॉलेज के अगर किसी भी फील्ड में, सर हल्दीराम की काजू कतली भी अच्छी होती है, हल्दीराम के मोतीचूर के लड्डू भी अच्छे हैं, हल्दीराम की राज कचौरी भी अच्छी है, क्योंकि दैट इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड अपॉन प्रोसेसेस, नॉट ऑन सम स्पेसिफिक कमोडिटी। तो ये जो बड़े बड़े का मतलब, मैं बिल्डिंग से बड़े की बात नहीं कर रहा, बड़े का मतलब जिनके सिस्टम जबरदस्त है। आप 12th के बाद उन इंस्टीट्यूशंस में घुसिए जो एंट्रेंस बेस्ड अपने आप को प्रमोट करते हैं, एंट्रेंस बेस्ड सिलेक्शन लेते हैं। आप कोई भी कोर्स कीजिए, आप क्लैट कर रहे हैं, आप लो में जा रहे हैं, आप नॉर्मल बीकॉम कर रहे हैं। सर एसआरसीसी एग्जांपल है, नॉर्मल बीकॉम करने के बाद बच्चों का लाख का सैलरी लग जाता है। तो रादर देन कोर्स स्पेसिफिक, जो आपका मन है करो। तो सर मैं आपकी बात समझ गया कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये बच्चे बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं इंडिया से? क्या हमारे इंस्टीट्यूट्स में वो कमी है कुछ सर? बाहर इतना कुछ अच्छा मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, कहीं ना कहीं जो सर आप मानिएगा, हमारे पास हमारे 5-7 बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम भी लूंगा। पूर्ति हमारी एक गुड़िया है जो दयाल सिंह की टॉपर है, अर्शिया नाम की बच्ची है, एक सुमित है एमके के स्कूल का स्टूडेंट है, लोकेश है एसडीएम। कई बार वो सुबह 8 बजे हमारे पास आते हैं। हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जिसमें जैसे अब सर जो ये बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हम नॉर्मल क्लासरूम में उनको ऐसा माहौल नहीं दे सकते कि हम हमेशा उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां वो पढ़ सके। तो हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी डेवलप की है, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आए, कभी आपको भी पढ़ना हो, किसी कंपनी का केस देखना हो, तो हम आपको एक शांत एनवायरनमेंट देंगे। बिल्कुल सर। अभी वो उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ भी रहे हैं बच्चे। बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं सर? दो वजह से बाहर जाना चाह रहे हैं। जब तक हमारा बच्चा कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके पास इतना समय नहीं रहता कि कुछ बड़ा कर ले। क्योंकि सर जो फाउंडेशन होती है ना, वो अर्ली स्टेजेस में होती है। क्यों हम कह रहे हैं कि अगर 11वीं में बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो हम धीरे 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 उसको 12th के बाद एक ऐसे बेहतरीन कॉलेज में भेजने की कोशिश करेंगे कि वो बाहर जाने की सोचे ही ना। क्योंकि हम उस पर शुरू से ध्यान नहीं देते। 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपनी इतनी भीड़ में अपने आप को कहीं स्टैंड नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर की वजह से, सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो ऐसे काम नहीं कर पाता जिससे वो अपना सर्वाइवल चला सके। और फॉरेन में वो सर्वाइवल के लिए उसे इशू नहीं होता काम करना, लेकिन स्ट्रगल वहां भी है सर। स्ट्रगल आप पर्सनल यूट्यूब तो आजकल सर दुनिया जहान भर का इंफॉर्मेशन देता है। आप कहीं रियल इंटरव्यू सुने, स्ट्रगल कर रहे हैं यूएस में बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में काम के लिए लगे, बट वहां उनको थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर नहीं होता, वो किसी भी तरह करके अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। यही जो अवेयर बच्चे हैं सर, आप देख लो ना, बड़ी बड़ी फर्म्स पे आज इंडियंस राज कर रहे हैं। ये मैं कहने के लिए बात नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अवेयर थे।
सर आप समझिए ना, अब जो हमारे पास 11वीं 12वीं में बच्चा आता है, हम उसे इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली कंपलसरी करते हैं। ओके। वो इंग्लिश बुक्स पढ़ता है, मोटिवेशनल जी। बुक्स पढ़ता है, जी। वो एप्टीट्यूड रीजनिंग की तैयारी करता है, जी। तो अपने आप बच्चे का डेवलपमेंट इतना हो जाता है। जी। सर अगर आज हम बिजनेस की बात करें, हमें भी तो वैसे एक समझदार और डिसिप्लिन लोग ही तो चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन की हैबिट शुरू से आ जाए तो सर हमारा यूथ कभी फॉरेन जाने का सोचेगा भी। जी। इसलिए अवेयरनेस का जरूरत है। हमें यूथ को ये शो करना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आपने आपके फादर को पापा बोला है तो आपको भी कोई ना कोई पापा बोलेगा और बहुत जल्दी बोलेगा। तो आप उस पापा बोलने की जिम्मेवारी को अगर आज से ही समझेंगे तो आप अवेयर रहेंगे। तो अच्छा खासा स्कोप है सर इसका? सर अच्छा खासा, आप इतना स्कोप है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर अब सिंपल सी बात करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा फैक्ट बताऊंगा। सर 12वीं के बाद 12th के बाद अगर बच्चा आईएम्स में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप इंस्टीट्यूशंस में ले लेता है तो मैं अपनी भांजी की बात करता हूं। सर उसने ग्रेजुएशन कमला नेहरू कॉलेज डीयू से किया, उसके बाद उसका एमकॉम डीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। सर ग्रेजुएशन के बाद शी वाज गेटिंग द सैलरी ऑफ 70,000 ओके इन E&Y। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी। तभी मैं कह रहा हूं अगर वो 12th के बाद ही अपने 12th में ही अवेयर होता है, अपने 11th से वो काम कर रहा है, तो उसे कभी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जी जी। सर आप कभी डेली जाते रहते हैं, मेट्रोज में देखते होंगे, जो डेली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30-40 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेट्रोज में जाएंगे, आप कभी भी नोट कीजिए उनके हाथ में मैगजीन होगा, न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपने लाइफस्टाइल में डाला है। तो अगर हम अपनी इस यूथ को ये चीज जो अर्ली स्टेजेस में लाइफस्टाइल में डाल दें, जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की है। सर मान लो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता जी, लेकिन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ और कोई सब्जेक्ट अटैच कर सकता हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं आपकी सारी बात समझ गया सर, लेकिन एक मन में जो ख्याल आता है उससे एकदम से कपकपी सी छूटती है कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा। ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इसकी फीस भी इतनी बड़ी बड़ी होगी। फीस तो 30-30 लाख रुपए, तो कैसे जाएगा सर? गरीब का बच्चा कहां से पढ़ेगा? सर अमीर के बच्चे को तो माँ बाप छोड़ के आएंगे गाड़ी में, क्योंकि उनके पास गाड़ी है जी। गरीब के बच्चे को सर दुनिया छोड़ के आएगी। कोई भी बच्चा आईएम्स में अगर एडमिशन लेता है तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फी। तो फीस आप भरोगे, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो नहीं भर पाए तो। सर एडमिशन लेते ही उनके पेरेंट्स को ऐसा गौरव फील होने लग जाएगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं सर। मानवी मनुजा, आपको मैं डिटेल भी दे दूंगा। उनके पिताजी का नाम है श्री रविंदर मनुजा, फार्मर है सर। वो फरीदपुर गांव जो अपना ये पोंडरी के बाद है जी, हमने कोशिश की उस गुड़िया का, उसका सर हर आईएम से रिटर्न क्लियर हुआ। ओके। इंटरव्यू में आईएम इंदौर क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू में उसका आईएम रांची क्लियर हुआ। ओके। तो सेकंड बात फीस की आती थी सर। फीस 30 से 40 लाख है इन कोर्सेज की। तो एक जैसे आपने क्वेश्चन किया उसके फादर का, सर ये तो मैं भर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा सर आप 1-2 दिन रुकिए। हमने उस गुड़िया को कहा कि आप अपना एडमिशन लेटर बैंक में मेल करो जी। मैं आपको 2-3 बैंक के लिंक भेज रहा हूं। सर आप मानेंगे लिटरली बैंक मैनेजर वर एट देयर होम दैट प्लीज टेक लोन फ्रॉम अस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई भी आईएम्स का बच्चा अगर फीस की वजह से नहीं जा पा रहा, एन अकेडमी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एजुकेशन लोन उनको मिल जाएगा सर। उनको लोन मिल नहीं जाएगा, बैंक उनके घर पे आके देके जाएगा। क्योंकि सर वो किस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, वो सदियों से वो इंस्टीट्यूशन कितने सालों से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने मैनेजर्स, अपने स्टूडेंट्स। तो उन इंस्टीट्यूशंस की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि हर बैंक उनको लोन देने को तैयार है। मतलब यहां से बच्चा निकलेगा उसका पैकेज तो बढ़िया लगेगा, पैसे तो हमारे एजुकेशन लोन रिकवर हो समझिए उसका भी प्रोसेस है। ये ऐसे हवा में नहीं है, क्योंकि कई बार कई पेरेंट्स जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है वो कह देते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन मैं आपको प्रूव करता हूं सर। जिस बच्चे ने 11th में ही वो इतना सिंसियर है कि वो 5-6 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, डेली अपनी स्टडीज को दे रहा है, 11th 12th 2 इयर्स उसने 5 साल एमबीए में बिताए इसी तरह की परफॉर्मेंस के बाद, तो सर वो बच्चा क्यों अच्छी जॉब नहीं लेगा?
जी। उस इंस्टीट्यूशन को क्यों दिक्कत होगी? सर आप एवरेज, मैं ये कह रहा हूं कि आप हम पे विश्वास मत कीजिए सर। आप सर्च करें नेट पे कि एवरेज पैकेजेस क्या हैं जो आईएम से स्टूडेंट करके गए हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप इंस्टीट्यूशन से करके गए, आज की डेट में उनका प्रोफाइल क्या है? सर इट इज अ वेरी टेस्टेड मॉडल ऑन विच वी कैन नॉट हैव इवन ए सिंगल डाउट। तो फीस का सर 1 रुपए भी उनके पेरेंट्स ने नहीं दिया, दे आर हैप्पी। बहुत बढ़िया बात है सर, जो आपने ये बताया कि एजुकेशन लोन, क्योंकि पहले लेना बड़ा टफ होता था और अभी क्योंकि आईआईएम का नाम हो गया साथ में, उसने टेस्ट क्लियर कर दिया तो आसानी से अब इस गवर्नमेंट में हमें एजुकेशन लोन के अमाउंट अच्छा मिलने लग गया। मोदी गवर्नमेंट ने और भी आईएम्स नए डेवलप किए हैं। आईएम जम्मू आया, आईएम बोध गया आया, दीज आर न्यू जनरेशन आईएम्स। ओके। एंड दे आर, आईएम रोहतक इज वेरी वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दैट, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। ओके। एक हमारे यहाँ के टेरिटरी में उसका रोहतक, सर आईएम रोहतक इज डूइंग वेरी वेरी गुड। तो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। आईआईएम की कब एस्टेब्लिशमेंट हुई है, अभी कितना टाइम पहले ये? सर ये शायद अभी 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन। ओके, ठीक है। मतलब हमारे हरियाणा में भी आईआईएम्स हैं, हमें पता ही नहीं है कि... हाँ, और सर ऐसे ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं ये सर, जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं सर, एक थॉट दे देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। डेफिनेटली। आप सर अब उनके प्रोसेसेस की बात करते, आप जैसे मान लो शुरू में जाएंगे तो वो आपको रोड पे उतार देंगे कि जाओ ये जो रोड पे झुग्गी बस्तियों में बैठे हैं इनसे पूछो क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं वो बता रहा हूं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बात करते हैं कि आज हम इस गांव में गए, सर वो कल्चर, वो सोच डेवलप होती है। तभी मैंने कहा कि जब मैं अपने एमबीए में गया तब मेरे को पता लगा बिजनेस इज नॉट फॉर अर्निंग ओनली, इट इज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। अब तो सर मेरा भी मन करने लग गया कि मैं भी एमबीए कर लूं। सर देखिए ना, हमने 10 मिनट ऐसी बात की और हम इस चीज के लिए कितना आतुर हो गए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों को 5 साल ऐसा ट्रेनिंग मिलेगा, व्हाट वुड बी देयर माइंडसेट? एग्जैक्टली। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइंडसेट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग सर। सर हमारे एजुकेशन पॉलिसी में हमारे बहुत से चेंजेस आए हैं, जो चीजें पहले नहीं होती थी अब वो चीजें आ चुकी है। कैसे बच्चों का माइंडसेट जो है धंधे को लेके कि भैया यहाँ पे जाना तूने, बिल्कुल बिजनेस को लेके, बिजनेस में किस ढंग से करना है, चाहे वो, क्योंकि आगे आने वाले स्टार्टअप्स इतने हैं जहां पे एमबीएस भी चाहिए उनको संभालने के लिए या एंटरप्रेन्योर के तौर पे कहीं ना कहीं उनकी हेल्प मिलेगी। सर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें मेजर प्रोपोर्शन एमबीएस का होता है। बिल्कुल सर, मेजर। आप हमारी किसी, देखिए आज की डेट में अगर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दिक्कत हुई है तो ईज भी बहुत है। हम कुछ भी ऐसा गलत क्लेम नहीं कर सकते। रीजन मीन स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई वेरी इजीली। सर अगर फाउंडर भी ना हो फिर भी नहीं है, क्योंकि जो फाउंडर होगा या तो वो एमबीए के बैकग्राउंड से या सीए के बैकग्राउंड से नहीं होगा, वो नहीं होगा तो उनकी नीड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको एज एन सीईओ या सीएफओ तो उनको हायर करना पड़ेगा। मतलब दोनों साइड में, चाहे वो एज एन फाउंडर जाए, चाहे एज एन सीईओ जाए, चाहे सीएफओ जाए, तो नीड तो है। बिल्कुल बिल्कुल है। मतलब स्कोप आगे पूछ रहे वाला कितना गैप है। अगर हमारा बच्चा अवेयर हो जाए तो इसी से तो सर ये डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड बनेंगी सर जी। यूएस में, यूके में और कोई कमाल थोड़ी हुआ सर। सर उनकी जो थिंकिंग है जॉब से बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट हुई तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जो इतनी जनता है 160 करोड़ को, इसी को ताकत बना दिया बिल्कुल कि यही आगे बढ़े। बिल्कुल। अब सर अब देखिए एक मैं फिर कोई जो आप जब इसको एयर करेंगे तो लोग सोचेंगे कि मोदी जी ने कुछ दे रखा है इस एकेडमी को। लेकिन सर एक छोटा सा एग्जांपल लेते, बीटेक पानीपुरी जी। एक छोटी सी रेडी में मैं सर स्पेशली गया दिल्ली तिलक नगर में, वो अपने गोलगप्पे बेचते हैं। अच्छा। और भीड़ है सर, एक लड़की गोलगप्पे खिला रही है और अच्छा पैसा कमा रही है, तो क्यों ना बनाए सर वो गोलगप्पे? एग्जैक्टली, बिजनेस कर रहे हो, क्यों ना बनाए सर वो गोलगप्पे? और सर अब एक आईएम्स का पास आउट सर, वो गूगल में, शायद मेरे को एग्जैक्ट एग्जांपल, गूगल में ज्वाइन किया उसने, लेकिन उसने अपनी जॉब छोड़ के समोसे बेचने का बिजनेस किया। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था। अब सर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा डिटेल। उनका बिजनेस आज
मिलियंस में है। ओके। वो जैसे ये जो आपके 3 स्टार 5 स्टार होटल से इसमें फूड आइटम डिलीवर करते हैं। तो सर समोसे बनाने में, पकोड़े बनाने में, गोलगप्पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, अगर आप अपनी इकोनॉमी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप अपने सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हो, तो सर इन किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। तो सर जो आपने बोला कि जीडीपी की बात, हमारा अभी जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। हम कामना करेंगे कि ये ऐसे कोर्सेज, ऐसे आईएम्स में जाके लोग इस 3.75 ट्रिलियन डॉलर को एक अच्छा पोर्शन, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 100 ट्रिलियन है, तो उसको कम से कम 10 या 15% तक हम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वहां तक लेके जा सके। तो सर आप क्लोजिंग रिमार्क्स में कुछ कहना चाहेंगे सर? सर क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूंगा, कुछ भी करे स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक होना चाहिए उसे। आप लॉ में जाना चाहते हैं जाइए, आप बीबीएमबीए में जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन अपने आप को अवेयर करके, रादर देन आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन डिसीजन ले रहे हैं, आप अर्ली स्टेजेस में एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ सब कुछ जांच के, सब कुछ देख के अटैच होइए, उसको अपना कॉन्फिडेंस दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ काम कर सके और आपको भी एक अच्छा भविष्य मिले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैं क्लोजिंग में ये बताना चाहूंगा कि +1 +2 एक, हाँ एक मंजिल है, लेकिन अगली मंजिल भी है हमारे पास। तो मंजिल मिल जाए तो अगली मंजिल तलाश कर, दरिया मिल जाए तो समंदर तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर से अक्सर, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश कर। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा और सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी। राम राम।